हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन पाठशाला के साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज से हम लोग इस चैनल के माध्यम से हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, यानी चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। हम लोग का जो बेसिक होगा इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक रहेगा उसको हम लोग बहुत अच्छा से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी ऊर्जा होगी। तो ये जो हम लोग ऊर्जा जिसको बोलते हैं ऊर्जा, ठीक है, जिसको आप लोग ऊर्जा कहते हो, ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, क्या होता है? एनर्जी। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता, है ना। कार्य करने की जो क्षमता होता है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग इसमें ऊर्जा का जो चर्चा करते हैं तो इसमें बहुत सारा ऊर्जा का फॉर्म आता है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ये एनर्जी क्या होता है? एक टाइप फॉर्म होता है कि देखिए, जब भी हम लोग कार्य करते हैं, यानी कार्य करने का बहुत तरीका होता है। ठीक है, हार्ड वर्क करना और जैसे बल्ब का जलना, ये भी एक मतलब डूइंग वर्क को ही तो हम लोग कार्य बोलते हैं ना। तो डूइंग वर्क का अगर कार्य होता है तो कार्य करने का तरीका बहुत होता है, और वो सारे तरीका को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग एनर्जी का इसमें जो चर्चा करेंगे तो उसमें जो हम लोग दो टाइप का एनर्जी का बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। एक होगा आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होगा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, एक हम लोग बात करेंगे गतिज ऊर्जा, तो दूसरा हम लोग का हो जाएगा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, दो टाइप का हम लोग ऊर्जा को देखेंगे, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? देखिए, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो ऊर्जा होता है, ठीक है, ऊर्जा किसके कारण होता है? ऑब्जेक्ट का गति के कारण अगर उसमें ऊर्जा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी जैसे अगर मान लेते हैं कोई अगर लड़का दौड़ रहा है तो उसके पास जो एनर्जी है, तो उसके पास जो एनर्जी आता है वो क्या हो जाता है? आपके पास गतिज ऊर्जा हो जाता है। और अगर मान लेते हैं कोई अपना स्थिति, देखिए, तो गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गति के कारण, है ना। गति के कारण जो ऊर्जा होगा, गति के कारण, है ना, गति के कारण जो ऊर्जा होगा उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। और स्थिति है ना, स्थिति या आकार। ठीक है, स्थिति या आकार के कारण जो ऊर्जा होता है, आकार के कारण जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर अब आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग झरना का बात करेंगे तो झरना कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो झरना क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है। तो यहां पर ये जो वाटर है, ये सब क्या होता है? एक हाइट से क्या होता है? ड्रॉप होता है, यानी गिरता है। तो अगर वाटर एक हाइट से ड्रॉप होता है और यहाँ पर अगर पत्थर से टकराता है, यहाँ पर अगर सामने अगर पत्थर है तो इससे टकराता है, तो उससे पहले क्या एनर्जी होगा? तो यहाँ पे जो वाटर यहाँ से ड्रॉप होता है तो इसके पास जो एनर्जी होगा, किसके कारण एनर्जी होगा बताइए? इसमें जो एनर्जी होगा इसका स्पीड के कारण, यानी इसमें गति हो रहा है, इसके कारण इसके पास एनर्जी है। तो इसके पास गति होने के कारण इसमें एनर्जी है, तो ये एनर्जी क्या कहलाएगा? आपका गतिज ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा कहलाएगा। तो यहां पर जो ऊर्जा होगा वो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। यानी इस क्वेश्चन का अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा। तो ऊष्मा क्या होता है? हीट जो एनर्जी होता है उसको हम लोग, कहीं अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, अब यहां पर एक और वर्ड आ गया जिसको हम लोग यहां पर क्या बोला गया है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? चलिए हम लोग इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा जिसको आप बोलते हो, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ये दो ऊर्जा का कॉम्बिनेशन होता है। एक आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, और
गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ऊर्जा का योग को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं यहां से अगर आप निकालोगे, जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा को इधर ले आओगे, गतिज ऊर्जा को इधर ले आओगे तो इधर क्या बच जाएगा आपका, स्थितिज ऊर्जा बच जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, इस यहाँ पर ये वाला इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। अब ये यहाँ पर क्या होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, और अगर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा रहता है, यहाँ पर अगर स्थितिज ऊर्जा रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आंसर देख लिए। अब हम लोग यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टील को जंग रोधी बनाता है, ठीक है। स्टील को जंग रोधी बनाता है कार्बन, सोडियम, लोहा या नॉन ऑफ दिस। तो अब यहां पर देखिए स्टील का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग स्टील का बात करेंगे, स्टील, ठीक है, तो स्टील का अगर बात करेंगे तो जनरली दो तरह का स्टील होता है, ठीक है। दो तरह का स्टील होता है, एक आपको नॉर्मल स्टील मिलेगा, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल माने सामान्य स्टील, ठीक है। नॉर्मल स्टील जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग स्टील बोलते हैं, और एक होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। तो यहाँ पर दो तरह का स्टील देखेंगे। तो ये जो देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है आपका, स्टेनलेस स्टील जो होता है, ये जो स्टील होता है स्टेनलेस स्टील जो होता है, इसमें कभी जंग नहीं लगता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये मिश्र धातु होता है। क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु का मतलब बहुत सारा धातु को इसमें मिला के एक नया एलॉय का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसमें जो मिश्र धातु होता है, इसमें से होता है निकेल होता है आपका, फिर इसमें कुछ मात्रा नाइट्रोजन का भी मिलाया जाता है, फिर मोलिब्डेनम का आता है, एमबी आता है, मोलिब्डेनम हो गया, फिर यहाँ इसमें क्रोमियम आता है। ये सारा क्या है, इसका आपका स्टेनलेस स्टील का क्या है, इसका कंपोनेंट यानी अवयव है, जिसमें से ये जो क्रोमियम है ये स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगने देता है। यानी जंग से रोकता कौन है, जंग से रोकता कौन है, क्रोमियम। क्रोमियम जंग से स्टेनलेस स्टील को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। बाकी यहां पर अगर हम लोग बात, अच्छा ये जो होता है ये स्टेनलेस स्टील के ऊपरी सतह पर रहता है। ये किस में रहता है, ऊपरी सतह पर रहता है, ठीक है। और ये अदृश्य रहता है, मतलब ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्रोमियम है, क्योंकि सबका जब मिश्र धातु का जब निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो जब मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है, तो मिश्र धातु का निर्माण जब किया जाता है तो वो होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है, मिश्र धातु जो होता है आपका, मिश्र धातु का अगर हम लोग बात करेंगे, मिश्र धातु का अगर बात करेंगे, ये जो मिश्र धातु होता है ये क्या होता है आपका, धातु का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का जो मिश्रण होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें कंपोनेंट कितना मिला हुआ है, यानी आप नग्न आंखों से उसका मिश्रण को आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्टील का, ठीक है, नॉर्मल स्टील का। तो नॉर्मल स्टील में जनरली दो ही कंपोनेंट होता है, एक होता है आपका आयरन होता है यानी लोहा होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका कार्बन, ठीक है, दूसरा क्या होता है कार्बन। ये दोनों मिला के नॉर्मल स्टील का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो जिसमें से लोहा क्या होता है, स्टील को मजबूती प्रदान करता है, लोहा क्या करता है, स्टील को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन कार्बन क्या होता है ना, उस स्टील को जंग लगने से रोकता है, यानी जंग रोधी बनाता है। यानी यहां पर हम लोग बोल सकते हैं स्टील को जंग रोधी कौन बनाता है, कार्बन। तो स्टील को जंग रोधी कौन बनाता है आपका, कार्बन। यानी अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रासायनिक बंधन बनाने पर क्या होता है, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा सदैव अवशोषित होती है, ऊर्जा सदैव बाहर होती है, ऊर्जा सदैव स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप यूं समझिए कि रासायनिक बंधन होता क्या है, ठीक है।
रासायनिक बंधन क्या होता है, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन का मतलब क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ बंध के रह जाना। जैसे यहां पर मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है और यहां पर ऑक्सीजन एटम है, तो दोनों आपस में मिलना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब दोनों आपस में एक जगह रहेगा। मान लेते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर H2O बोलते हैं, ठीक है। H2O यानी क्या होता है, ये जल होता है। जल का क्या होता है, जल का अणु होता है। तो जल का अगर अणु है तो इसमें जल का एक अणु में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से कंबाइन किया हुआ मिलेगा। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन करके मिला हुआ है, इसका मतलब दोनों एटम को, दोनों परमाणु को एक फोर्स के द्वारा जोड़ के रखा, यानी एक बल के द्वारा उसको जोड़ के रखा है। तो उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन बोलते हैं। यानी जिस आकर्षण बल से, जिस आकर्षण बल से किसी अणु में दो, है ना, दो परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन बोलते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः आप रासायनिक बंधन का अगर बात करोगे तो सामान्यतः रासायनिक बंधन क्या होता है ना, रासायनिक बंधन जो होता है दो तरह का आपको सामान्यतः मिलेगा। रासायनिक बंधन का अगर बात करोगे तो आपको जो है दो तरह का रासायनिक बंधन देखने के लिए मिलेगा। एक आयनिक बंधन मिलेगा और एक सहसंयोजक बंधन, है ना, संयोजक बंधन, ठीक है, सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन यानी ये जो होता है ये किसके बीच बनता है, धातु प्लस अधातु के बीच बनता है, ठीक है, धातु प्लस अधातु के बीच बनता है। जबकि ये जो होता है अधातु के बीच बनता है, ठीक है, अधातु प्लस अधातु के बीच बनता है, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं NaCl, तो इसके बीच जो बंधन बना है वो है आयनिक बंधन। जबकि अगर हम लोग H2O का बात करते हैं तो इसके बीच जो बंधन बना है वो है आपका सहसंयोजक बंधन। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो सोडियम होता है ये होता है आपका धातु होता है, जबकि अगर हम लोग क्लोरीन का बात करेंगे तो ये क्या होता है, आपका अधातु होता है। यानी इसके बीच जो बंधन बना हुआ है वो आयनिक बंधन है। जबकि यहाँ पर जो बंधन बना हुआ है ये हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन अधातु होता है। और ऑक्सीजन भी क्या होता है, आपका ऑक्सीजन भी क्या होता है, अधातु होता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच जो बंधन बना है इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग का यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि रासायनिक बंधन का जब निर्माण होता है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है या ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। तो देखिए एक बात को समझिए, ये मान लेते हैं H2 है और यहाँ पर क्या है, O2 है। जब ये दोनों आपस में बंधन बनाएगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम आपस में अगर बंधन बनाता है तो इसमें क्या होता है, इसको एनर्जी लॉस करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, एनर्जी लॉस, यानी ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा क्या करता है ना, ऊर्जा सदैव क्या करता है, बाहर निकालता है। ऊर्जा को क्या करता है ना, बाहर निकालता है। ऊर्जा का ह्रास करता है ना, ह्रास हम लोग जिसको बोलते हैं ह्रास, यानी लॉस करता है, लॉस ऑफ ऊर्जा हम लोग बोल सकते हैं, ह्रास करता है, ऊर्जा का ह्रास करता है। लेकिन जब बंधन टूटता है, जैसे आपको याद होगा कि इसको अगर हम लोग को ब्रेक करना है, इसका बंधन को ब्रेक करना है तो आपको यहाँ पर ऊर्जा देना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रेक होगा, यानी टूटेगा। यानी जब हम लोग रासायनिक बंधन का निर्माण करते हैं तो उस टाइम ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा निकलता है, ठीक है, ऊर्जा बाहर होता है। लेकिन जब हम लोग रासायनिक बंधन को तोड़ते हैं तो ज्यादातर केस में क्या होता है, एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके वो बंधन
टूटता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप अगर यहाँ पर ये मान लेते सपोज दैट ये इस रस्सी से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बल से अगर दोनों आपस में जुड़ा हुआ है और इसको आपको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना ही पड़ेगा, यानी लगाना पड़ रहा है, यानी आपको ऊर्जा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग यहाँ पर जो ऊर्जा देते हैं वो क्या हो, ज्यादातर केस में हम लोग उष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ऐसा बात नहीं कि हर एक बार उष्मीय ऊर्जा देते हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में हम लोग उष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करते हैं, जैसे इसमें हम लोग विद्युत का यूज करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब जाके ये टूटता है। किसमें, यहाँ पर जो हम लोग ऊर्जा देते हैं इसमें विद्युत धारा वाला ऊर्जा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग NaCl का बात करेंगे, NaCl का अगर बंधन को तोड़ेंगे और NaCl का बंधन तोड़ने से Na+Cl का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा है हम लोग को देना पड़ता है, उष्मा ऊर्जा देना पड़ता है, ठीक है, उष्मा ऊर्जा देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा था कि रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है, तो हम लोग इसका आंसर सीधा हो जाएगा, ऊर्जा सदैव बाहर होता है। ऊर्जा क्या होगा आपका, बाहर होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, यहां से बताना है कि कौन ठोस है। तो यहां पर जितना जो ऑप्शन दे, जैसे एफ का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो तत्व है, ये सारा का सारा तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये जो सारा का सारा तत्व है अब आवर्त सारणी के समूह नंबर 17 में है। आवर्त सारणी के समूह नंबर कितना में है, 17 में है। आप इसको देख सकते हो, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारा क्या है आपका आवर्त सारणी का 17 में है। देखिए यहाँ पर है 17 में। तो ये 17 वाले समूह को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजन समूह बोलते हैं, ठीक है। हेलोजन समूह का एक खास बात है कि हेलोजन समूह का जो संयोजकता होता है, इसका जो संयोजकता होता है, इसका सारा का जो संयोजकता है ये कितना होता है, -1। संयोजकता या आयन संयोजकता इसका हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, -1। और आयन अगर बात करेंगे तो आयन भी कितना हो जाएगा, इसका -1 ही होता है, ठीक है। तो -1 जिसका रहता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, आवर्त सारणी के 17 ग्रुप में रखते हैं, 17 वाला समूह में रखते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन परमाणु बोलते हैं, ठीक है, हेलोजन एटम्स बोलते हैं, ठीक है। इसका खास बात क्या है कि इसका सारा का सारा परमाणु का संयोजकता कितना हो जाएगा, -1। अच्छा, परमाणु का संयोजकता -1 है, इसका मतलब इसका है कि बाहरी कक्षा में है ना, बाहरी कक्षा में इसके पास जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है आपका, -7 रहेगा, ठीक है। यानी ऑक्टेट होने के लिए आपका कितना रिक्वायरमेंट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। अब आवर्त सारणी को एक आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको डिटेल एक्सप्लेन करते हैं कि आवर्त सारणी को जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, आवर्त सारणी का जब स्टडी किया जाता है तो ये 2 तरीका से इसको स्टडी किया जाता है। एक हम लोग देखते हैं जब हम लोग इसका देखिए, ये वाला जो ऐसे जो है ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं, ठीक है, समूह बोलते हैं। अच्छा, आवर्त सारणी इसका जो खोज है ना किसने किया है, मोसले ने, है ना, मोसले ने। ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, और इसका जो निर्माण करने वाला साइंटिस्ट का जो नाम है वो है मोसले, ठीक है। मोसले ने ये आधुनिक आवर्त सारणी दिया है, ठीक है। अब इस आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। देखिए इस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। और एस ब्लॉक, ये क्या है, एस ब्लॉक, देखिए यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि एस ब्लॉक को इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ को जो हम लोग बोलते हैं, इस ब्लॉक को जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वाला जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, पी ब्लॉक होता है, ठीक है। और नीचे जो 2 को कट के रखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं एफ
ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो जब हम लोग यहाँ से क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। तत्वों का, परमाणु का साइज क्या होता है, आकार क्या होता है, बढ़ता है। देखिए ऐसे जब आप आओगे ऊपर से नीचे तो एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब आप इधर जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा बात कि जब हम लोग यहाँ से जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, साथ ही साथ विद्युत धनात्मकता की प्रॉपर्टी जो है, यानी विद्युत धनात्मकता जो है तत्वों का, परमाणु का बढ़ता है, यानी पॉजिटिविटी जो है, विद्युत धनात्मकता जो है वो बढ़ता है। और अगर विद्युत धनात्मकता बढ़ रहा है, अगर यहां से यहां अगर हम लोग देखेंगे कि विद्युत धनात्मकता अगर इधर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर विद्युत धनात्मकता बढ़ रहा है यानी विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। तो सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होता है, सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता का अगर बात करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता का अगर बात करेंगे तो वो किसका होता है, ऋणात्मकता अगर बात करेंगे तो वो किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। किसका होता है, फ्लोरीन का। उसके बाद क्या है, विद्युत ऋणात्मकता धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता जैसे जैसे घटा, इसका मतलब क्या हो गया, उसका विद्युत पॉजिटिविटी यानी इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और विद्युत धनात्मकता बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो धीरे धीरे क्या है कि नॉन मेटल यानी अधातु से धातु की ओर बढ़ रहा है, यानी धातु का गुण को वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करना, लास्ट में क्या आ जाता है, पूरा धातु बन जाता है। ठीक है, खैर अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि फ्लोरीन क्या हो गया, सबसे ज्यादा ऋणात्मकता का गुण रखने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। क्लोरीन भी क्या होता है आपका, लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये जो होता है ये जो फ्लोरीन होता है ये किस में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। किस में होता है, गैस में होता है। ठीक है, ये जो होता है इसका जो स्टेट होता है ये गैसीय स्टेट होता है। क्लोरीन भी क्या होता है आपका, गैसीय स्टेट होता है। और ये सारा का सारा क्या है आपका, नॉन मेटल है यानी उपधातु है। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा उपधातु है, यहां पर जो आप ब्रोमीन को देख रहे हो, ब्रोमीन एक ऐसा उपधातु है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आयोडीन जो है, आयोडीन आपका किस में मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो कि नमक जो जिसका यूज हम लोग खाने के लिए करते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा होता है, यानी वो जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी ठोस रूप में होता है। यानी अगर हम लोग इसका बात करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडाइड जो है, यानी आयोडाइड जो है ये किसके फॉर्म में होगा आपका, ठोस के फॉर्म में होगा। और ये किस में होगा आपका, गैस में होगा। और ये किस में होगा, ये भी गैस में होगा। और ये किस में होगा आपका, द्रव में होगा। ठीक है, किस में होगा, द्रव में होगा। ये सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी है, सबसे अधिक इसका नेगेटिविटी है, यानी सबसे अधिक ऋणात्मकता का गुण उसी में है। ठीक है, और ब्रोमीन अधातु होते हुए भी किसमें है, द्रव। जनरली जितना भी अधातु होता है वो गैस और सॉलिड में मिलता है, लेकिन ब्रोमीन को अगर देखेंगे तो ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु जो है वो किसमें मिलता है, द्रव में मिलता है। ठीक है, दूसरा बात, ये जो आयोडीन आप देख रहे हो ये चमकता है। ठीक है, चमकता है, आयोडीन जो है आपका चमकीला होता है। ठीक है, चमकीला होता है, यानी ये लाइट करता है, लाइटिंग करता है। आयोडीन जो है आपका चमकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन क्या होगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन क्या होगा।
तो किसी भी गैस का जो गैस किसी भी गैस का आयतन है ना, आयतन एस टी पी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ये एक मतलब किसी भी गैस का मेजरमेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि एक मोल बराबर होता है आपका 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, चाहे हीलियम का, नियोन का, किसी का भी, यानी किसी भी गैस का आयतन एसटीपी पर जो होता है वो एक मोल पर क्या होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब हम लोग एक का निकाल लिए तो इसलिए अगर हम लोग बात करेंगे, इसलिए 0.5 मोल का क्या हो जाएगा भाई? 0.5 मोल का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 22.4 लीटर, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11.2 लीटर आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? आपका बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा? यानी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें क्या था? ऑक्सीजन था, इसमें क्या है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन गैस जो होता है, नाइट्रोजन जो गैस होता है उसको हम लोग जनरली किससे डिनोटेड करते हैं? N2 से। सिर्फ नाइट्रोजन को हम लोग N से, नाइट्रोजन एटम का बात करेंगे तो सिर्फ उसको किस में हम लोग दिखाते हैं? N से। लेकिन नाइट्रोजन गैस जो है वो अकेला नहीं रहता है, वो एटम के साथ कंबाइन करके रहता है, इसलिए हम लोग उसको N2 से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक मोल का जो आयतन है, एक मोल का आयतन क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर हो जाएगा। कहां पर? ना एसटीपी पर। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर देखेंगे तो इसका एक मोल बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो कितना नंबर ऑफ मोल है? 6 है। कितना है? 6 है। 6 मोल इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 इंटू 22.4 लीटर। यानी अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, 12 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इतना लीटर। यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उड़यन काल होगा। ठीक है, उड़यन काल होता है, ये इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये जो टर्म आता है, ये जो आप देख रहे हो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये किसके लिए आता है? प्रक्षेपीय गति के लिए आता है। ठीक है, प्रक्षेपीय गति। ठीक है, प्रक्षेपीय गति, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये टर्म आता है जिसको आप बोलते हो उड़यन काल। ठीक है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल, जिसको प्रक्षेपीय मोशन जो आप बोलते हो, वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रक्षेपीय गति जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यानी जब भी हम लोग किसी गेंद को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो नॉर्मली वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से एक कर्व पाथ पर वो मूविंग करता है, यानी गति करता है। ठीक है, तो ये जो गति होता है, सबसे पहले प्रक्षेपीय गति जो होता है ये आपका समतलीय गति होता है। ठीक है, समतलीय गति होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये गति क्या होता है? समतलीय, यानी 2 डायमेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विविमीय। ठीक है, द्विविमीय गति होता है। ठीक है, द्विविमीय गति होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये द्विविमीय गति होती है। ठीक है, यानी 2 डायमेंशन मोशन होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक बात को समझते हैं, यानी जब हम लोग किसी चीज को इस तरह से फेंकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं एरोप्लेन से हम लोग किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, या चलती हुई ट्रेन से हम लोग किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, तो उसका जो गति होता है, उस वस्तु का जो गति होता है, वो गति क्या होता है? प्रक्षेपीय गति होता है, यानी द्विविमीय गति होता है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। क्या होता है आपका उसका, उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या क्या टेक्निकल टर्म्स आता है। ये तो एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे हम लोग बंदूक से जो गोली, जैसे अब यहाँ पर एक बात को समझिए कि यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक पेड़ है। इस पेड़ के एक टहनी पर मान के चलिए कि एक बंदर है, ठीक है, एक बंदर ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, एक बंदर लटका हुआ है। यहाँ पर क्या है? एक हंटर है जो इसको हिट करने वाला है बंदूक से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर गोली का आवाज सुनता है बंदर, तो ये मतलब नीचे कूद जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि हम नीचे कूद जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि बंदर बचता नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो गोली निकलता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है और बंदर को जाके हिट कर जाता है, ठीक है। यानी बंदूक से जो गोली निकलता है, या एरोप्लेन से हम लोग किसी चीज को छोड़ते हैं, या चलती हुई ट्रेन से किसी पैकेट को गिराते हैं, तो उसका जो गति होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेपीय गति, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर प्रकृति का बात करेंगे तो वो क्या होता है? 2 डायमेंशनल गति होता है, यानी समतलीय गति होता है, यानी द्विविमीय गति होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग किसी चीज को इस तरह से फेंकते हैं, तो मेरा जैसे मान के चलिए हम लोग इस गेंद को फेंके हैं, तो ये जो गेंद है ना, इस गेंद का जो आप वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दिए हो, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी आपका 2 कंपोनेंट यानी 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्षितिज के दिशा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक क्षितिज के दिशा में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा जो है आपका ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर वाला डायरेक्शन में वो बढ़ जाता है। जैसे सपोज दैट आप यहाँ पर इसको 20 मीटर पर सेकेंड से आप फेंकते हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस एंगल से ये क्षितिज के साथ थीटा एंगल बना के, तो ये जो आपका 20 जो आप वेलोसिटी दे रहे हो, इसमें से क्या होता है कि इसका कुछ पार्ट इधर जाता है और कुछ पार्ट इधर जाता है, तब तो जाके गेंद आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। इसका रीजन क्या है? आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब ये है कि गेंद के पास 2 तरह का वेलोसिटी काम करने लगा, यानी 2 तरह का वेग काम करने लगा, एक ऊपर वाला और एक क्षितिज वाला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो हाइट होता है ना, यहाँ से यहाँ देखिए, देखिए गेंद यहाँ से जाएगा एक हाइट पर, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, तो ये वाला जो हाइट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा आपका अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम अधिकतम ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। और अधिकतम ऊंचाई को हम लोग जनरली एच से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज, ठीक है, यानी पारस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रेंज, ठीक है, यानी पारस बोलते हैं इसको। तो ये जो आप रेंज लिखा हुआ देख रहे हो ना, रेंज जिसको हम लोग आर से डिनोटेट करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पारस। क्या बोलते हैं? पारस। यानी यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो वस्तु है क्षितिज दिशा में कितना दूरी तय किया, किसमें? क्षितिज दिशा में कितना दूरी तय किया, दिशा में, ठीक है, क्षितिज दिशा में कितना दूरी तय किया। और अधिकतम ऊंचाई का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर कितना ऊंचाई तक गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर देख रहे हो कि गेंद को जब आप ऐसे फेंक रहे हो, तो आपका जो वेग का दिशा, आपका जो वेग का भाग है 2 भाग में बट गया, एक u cos थीटा और एक को हम लोग बोलेंगे u sin थीटा। इसका जो u है, इसको हम लोग बोलेंगे x वाला एक्सिस की ओर गया है, इसीलिए इसको हम लोग इसके नीचे x लगा दिए हैं और यहाँ पर y लगा दिए, क्योंकि ऊपर की ओर काम कर रहा है इसलिए, ठीक है।
तो जब हम लोग यहाँ से गेंद फेंकते हैं तो यूं समझ लीजिए कि आप एक गेंद को इधर फेंके हो और दूसरा गेंद को इधर फेंके हो, ठीक है। ये गेंद जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तब तक आपका ये वाला जो गेंद है ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आ जाएगा उतना ही टाइम में। जैसे मान के चलिए इधर वाला गेंद टी टाइम में यहाँ तक पहुंचता है, तब तक इसी टी टाइम में ये एक बार इधर जाएगा और एक बार ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 बार आ जाएगा। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक आने में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस टाइम का आधा टाइम लगेगा, क्योंकि आधा टाइम जाने में लगेगा और आधा टाइम आने में लगेगा। तो यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं उड़यन काल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, उड़यन काल बोलते हैं, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इसी को बोला जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट इसी को बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि देखिए जब तक ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा तब तक वो ऊपर ही है, और ऊपर ही है इसका मतलब वो उड़ रहा है। अब हम लोग इस तीनों का फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला, अब अगर सबसे पहला फॉर्मूला का अगर हम लोग बात करेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला बताते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उड़यन काल बोलेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उड़यन काल बोलेंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को बहुत अच्छा से समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या बताएं, आप एक गेंद को इधर फेंक रहे हो तो इसका मतलब आप 2 गेंद फेंक रहे हो, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। जब ये आपका येलो कलर का गेंद यहाँ तक पहुंचेगा तब तक ये वाला गेंद यहाँ पहुंच जाएगा और ये जो आप ऊपर फेंके हो ये ऊपर से जाके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझिए। तो यहाँ पर देखिए जब ये यहाँ पर आएगा यानी इस जगह पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो ये आप जो ऊपर फेंके वो गेंद मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद क्या होता है, वो कुछ देर तक रुक जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, नीचे गिरने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं व्हेन टाइम जो है आपका t/2 हो जाता है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम लोग उड़यन काल को t बोलते हैं तो t जब ये हो जाएगा तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इस बॉल का, इस गेंद का यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, 0, यानी अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा, v = 0 हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग जो है, इसको जो हम लोग जिस वेग से छोड़े हैं वो u = क्या है आपका, u sin थीटा है, ठीक है। क्या है, u sin थीटा। अब जब ये ऊपर की ओर जब जा रहा है तो इस पर g भी काम करता है नेगेटिव में। तो यहाँ पर हम लोग गति का फॉर्मूला लगाएंगे। गति का समीकरण से v = होता है u + at। तो v के जगह तो 0 हो जाएगा भाई, और u के जगह पर क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा, u sin थीटा। और यहाँ पर a के जगह हो जाएगा -g और t के जगह हो जाएगा आपका t/2। तो ये इधर आ जाएगा तो t/2 और साथ में g आ गया और ये हो गया u sin थीटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम लोग यहाँ पर t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2u sin थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका g हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, उड़यन काल का फॉर्मूला हो गया, t = 2u sin थीटा और यहाँ पर क्या हो गया आपका g हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पारस निकालेंगे, ठीक है, यानी रेंज निकालेंगे। यानी क्या निकालेंगे, रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, टाइम अभी हम क्या बोले कि इसको यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा t, उतना ही टाइम में ये ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम का तो फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। टाइम का फॉर्मूला कितना आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब वो इस डायरेक्शन में गति करेगा ना तो इसके पास जो ux है यानी वेग जो है वो है आपका u cos थीटा है, ठीक है, u cos थीटा। और टाइम क्या है आपका, टाइम क्या है, टाइम है आपका t। तो रेंज यानी पारस जो है वो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज r = जो है ये होगा दूरी। देखिए क्या होता है, दूरी = होता है आपका चाल गुना समय होता है। तो चाल गुना समय, तो चाल मेरे पास कितना है,
u cos थीटा है और समय कितना है t है। तो यहाँ पर r इक्वल टू यू कॉस थीटा और t के जगह हम लोग लिखेंगे 2u साइन थीटा और यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका g लिखेंगे। ठीक है, तो ये u और ये u यहाँ पर ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा u, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2u स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा और क्या हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा g। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका g, यानी ये क्या हो गया रेंज का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट का अगर बात करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का, तो इस तरह से अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालेंगे यानी अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है ऊंचाई का h इक्वल टू होता है आपका, h इक्वल टू का अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है यू स्क्वायर और यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या होता है आपका g होता है। क्या होता है यहाँ पर g होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका अब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा g। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हाँ यहाँ पर 2g होता है। क्या होता है 2g होता है। ठीक है, ये होता है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है उदयन काल का सूत्र क्या होता है। तो उदयन काल का सूत्र हम लोग यहाँ पर निकाल लिए हैं। देखिए 2u साइन थीटा बाई g, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अगर प्रक्षेपीय गति में पारस का मान यानी रेंज महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो प्रक्षेपण कोण यानी वो एंगल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर अधिकतम पारस रेंज का अगर हम लोग फॉर्मूला बोलेंगे, रेंज जिसको आप क्या बोलते हो आर, जिसको आप क्या बोलते हैं पारस, इसका जो फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। देखिए पारस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया आपका, यहाँ पर यू स्क्वायर क्या आ गया आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या आ गया आपका जी आ गया। जबकि जब हम लोग हाइट का बात करते हैं तो हाइट का हम लोग का फॉर्मूला आ गया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ गया है। ठीक है, क्या है 2g आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि अगर प्रक्षेपीय गति में पारस का मान जो है, पारस का मान क्या है आपका महत्तम ऊंचाई के कितना है 4 गुने है, यानी पारस का जो मान है यानी r जो है 4h के बराबर है। किसके बराबर है, 4h के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर r जो है अगर r जो है 4h के बराबर है, किसके बराबर है 4h का, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं r का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और यहाँ पर g हो जाएगा और ये क्या है यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2g हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 2g हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर देखिए तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके बदले में क्या होगा 2 साइन थीटा होगा,
टू साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। टू साइन थीटा और कॉस थीटा होगा, ठीक है, टू साइन थीटा और कॉस थीटा। एक्चुअली में क्या है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस्टेक किए हैं कि यहाँ पर टू नहीं होता है, टू जो है ना आपका टू यहाँ, सॉरी ठीक है, टू होता है यहाँ पर, हम यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा दिए, टू होता है। यहाँ पर फोर ऑलरेडी दिया हुआ है तो इस फोर को यहाँ सेट करेंगे तो ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये इसको कैंसिल करेगा टू टाइम्स में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर देखिए ये टू और ये टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा आपका कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इधर वन लिख दिए, ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वन इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए काम करता है। तो ये जो है फ्लेमिंग के, है ना, फ्लेमिंग के ये जो आप देख रहे हो फ्लेमिंग के दो नियम है, फ्लेमिंग के जो नियम है वो दो नियम है, ठीक है। एक नियम है दाएं हाथ का नियम, एक होता है आपका दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम, और एक होता है बाएं हाथ का नियम, ठीक है। बाएं हाथ का नियम, दो नियम है, दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं कि दाएं हाथ का नियम क्या होता है और बाएं हाथ का नियम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर आप अपने दाहिने हाथ का प्रथम तीन उंगली, ये देखिए थंब फिंगर और ये आपका हो गया रिंग फिंगर और ये हो गया मिडिल फिंगर, यानी फर्स्ट का थंब फिंगर से फर्स्ट तीन फिंगर को परपेंडिकुलर फैलाते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी दोनों एकदम इस तरह से परपेंडिकुलर, दाहिने हाथ का इस तरह से अगर फैलाते हो परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह से, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि अगर थंब है ना, थंब वाला जो फिंगर है वो किसी भी चीज का मोशन, यानी देखिए ये जो लागू होता है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में लगता है। तो अगर कॉइल का यानी कुंडली का गति का दिशा ये बताता है और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है ना, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ये आपका रिंग फिंगर बताता है, ठीक है, जिसको आप लोग तर्जनी बोलते हो, तर्जनी बताता है। तब ये जो बीच वाला मध्यमा जो फिंगर है यानी मध्यमा उंगली जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है, यानी वो जो कुंडली है, यानी आप यहाँ पर एक जनरेटर लेते हो, ठीक है, जनरेटर समझते हो, ये एन है और ये एस है, इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करते हो, मान लेते हैं एक कुंडली को रखते हो, इसको आप घुमाते हो, ठीक है, हैंडल से घुमाते हो इस डायरेक्शन में, ऊपर से फिर नीचे फिर ऊपर से। तो इसमें क्या होता है, कुंडली में जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है और वो धारा का दिशा कौन बताता है, ये जो मध्यमा उंगली है वो धारा का दिशा को इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी ये जो नियम है दाएं हाथ का जो नियम है कहाँ लगता है, जनरेटर में लगता है। कहाँ लगता है, जनरेटर में। दाएं हाथ का नियम कहाँ लगता है, जनरेटर में। जबकि बाएं हाथ का नियम बिल्कुल कुछ इसका उल्टा होता है। बाएं हाथ का नियम कहाँ लगता है, मोटर में लगता है। बाएं हाथ का नियम कहाँ लगता है, विद्युत मोटर में। ये कहता है कि अगर यहाँ पर देखिए ये जो एन है और ये एस है और यहाँ पर हम लोग एक कुंडली को रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय लाइन है, ठीक है, चुंबकीय लाइन है। और यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग करंट देंगे तो ये जो कॉइल है यानी कुंडली है ऊपर की ओर मूव करेगा यानी घूमेगा, फिर आएगा, फिर इस तरह से नीचे घूमेगा और इस तरह से रोटेट करते रहेगा। तो यहाँ पर जो घूमने का काम दोनों जगह होता है, मोटर में भी होता है और जनरेटर में भी होता है, लेकिन मोटर में विद्युत धारा
कुंडली को घुमाता है, और जबकि जनरेटर में क्या है, कुंडली को घुमाने से विद्युत धारा बनता है। ठीक है, तो ये जो बाएं हाथ का जो नियम है मोटर में लगता है, और दाएं हाथ का जो नियम है ये किस में लगता है, जनरेटर में लगता है। ठीक है, किस में लगता है, जनरेटर में लगता है। तो यहाँ पर हम लोग से क्वेश्चन पूछा था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है किसके लिए काम करता है, तो हम लोग लिखेंगे जनरेटर के लिए। ठीक है, जनरेटर के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जनरेटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता जो है किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है, हम लोग देखिए ध्वनि का अगर बात करेंगे, तो ध्वनि का अगर हम लोग बात करेंगे, ध्वनि है ना, ध्वनि का अगर बात करेंगे तो ध्वनि का जो चाल होता है, ध्वनि का जो चाल होता है लगभग कितना होता है, 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 320 किलोमीटर पर सेकेंड ये लगभग होता है, 320 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ध्वनि की चाल है। ठीक है, ध्वनि की चाल है, 320 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से इसका चाल में भी क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, यानी बढ़ता है और घटता है। आवृत्ति, देखिए आवृत्ति क्या होता है, किसी मान लेते हैं ये जो अनुप्रस्थ है, ये मान लेते हैं ये जो अगर बात करते हैं ये जो वेव है यानी तरंग, ये अगर तरंग है तो आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि कितना कंप्लीट साइकिल बनाया। ठीक है, जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, कोई वेव को यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 1 सेकेंड लगता है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जब गया 1 सेकेंड में, तो ये 2 साइकिल कंप्लीट किया, 1 और ये 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती। यानी आवर्ती का अगर बात करेंगे तो आवर्ती का मतलब हो जाएगा आपका, आवर्ती का मतलब प्रति है ना, प्रति सेकंड में है ना, पूर्ण दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या, उसको दोलन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दोलन बोलते हैं, या कंप्लीट साइकिल का संख्या। ठीक है, इसीलिए तो आवर्ती को हम लोग एफ से डिनोटेड करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, एट जेड। ठीक है, तो आवर्ती का यूनिट क्या होता है, एच जेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तरंग धैर्य, तो तरंग धैर्य क्या होता है ये जो देख रहे हो ना, इसको वेव मतलब तरंग का ये शीर्ष कहलाता है। ठीक है, और ये वाला जो कहलाता है ये गर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्त। तो 2 शीर्ष, लगातार 2 शीर्ष, ये जो देख रहे हो ना 2 शीर्ष, इसके बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, तरंगधैर्य। इसके बीच का दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगधैर्य बोलते हैं। तो तरंगधैर्य का अगर हम लोग तरंगधैर्य का अगर हम लोग यूनिट निकालेंगे, तरंगधैर्य का एसआई मात्रक निकालेंगे तरंगधैर्य का, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी है तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। यानी तरंगधैर्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। एक और बात, सिर्फ 2 शीर्ष के बीच का दूरी नहीं दो कर्मागत गर्त के बीच का दूरी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगधैर्य बोलेंगे। ये दोनों के बीच का दूरी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगधैर्य बोलेंगे। ठीक है, अब आयाम क्या होता है, आयाम देखिए, आयाम जो है आपका, आयाम ये वाला जो है, ये जो देख रहे हो ना, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम विस्थापन, वेग का अधिकतम विस्थापन को आयाम बोलते हैं। ठीक है, वेग बोल रहे हैं, तरंग का है ना, तरंग का अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं आयाम। तो अगर एक वेव ऐसा है, ठीक है, और एक वेव जो है यानी एक तरंग जो है आपका ऐसा है,
तो इसका आयाम ज्यादा है, यानी ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, यानी इसका फ्रीक्वेंसी यानी इसका जो आवर्ती है, इंटेंसिटी जो है इसका ज्यादा होगा। यानी जिसका आयाम ज्यादा होगा, आयाम ज्यादा होगा उसका आवर्ती भी क्या हो, उसका इंटेंसिटी इंटेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी तीव्रता भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, तो इसकी आवर्ती का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग आवर्ती का ही चर्चा कर रहे थे। तो आवर्ती हम बताएं कि अगर ये मान लेते हैं ये इस तरह से चल रहा है और 1 सेकंड में ये यहां से फिर यहां तक पहुंचा, यानी आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया, क्योंकि 1 सेकंड में वो 2 साइकिल कंप्लीट किया, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया, यानी आवर्ती जो है 2 हर्ट्ज हो गया। तो यहां पर बोल रहा है कि 20 पूर्ण दोलन, दोलन की संख्या कितना है 20 और कितना में 10 सेकंड में, यानी 10 सेकंड में कितना है 20 है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा आपका 20/10, यानी ये हो जाएगा 2 हर्ट्ज। इसका आवर्ती कितना हो जाएगा 2 हर्ट्ज। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसकी आवर्ती, तो 1/2 यहाँ पर यहाँ पर ये जो है ना पर सेकंड है, ठीक है ये क्या है पर सेकंड है, इसका क्या हो जाएगा यूनिट आपका पर सेकंड हो जाएगा, यानी हर्ट्ज होगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन का, इसका जो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। तो यौगिक का मतलब क्या होता है, यौगिक का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु, है ना, एक निश्चित अनुपात में मिलता है, तब यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है। जैसे तत्व के परमाणु या अणु, परमाणु या अणु, ठीक है। जैसे H2 क्या है, H2 आपका अणु है, जबकि H का अगर बात करेंगे तो वो परमाणु है। H2 जब O2 के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाता है H2O, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक। यही क्या होता है आपका यौगिक होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यौगिक, ठीक है ये भी यौगिक है, H2 भी यौगिक है, क्योंकि ये भी तो H और H से मिलके बना है H2, ये भी तो बात है, ये भी तो यौगिक है। तो पारा, तो अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पारा तो होगा नहीं, क्योंकि पारा तो एक तत्व का परमाणु है, क्या है ये तत्व है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। शरबत, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, शरबत कैसे होगा, शरबत तो मिश्रण होता है, ये क्या होता है मिश्रण होता है, ठीक है। वायु भी क्या होता है आपका मिश्रण होता है, निश्चित अनुपात में नहीं मिलता है, मिश्रण होता है, ठीक है। अमोनिया जो है ये आपका हो जाएगा, अमोनिया का अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो ये NH अमोनिया का क्या होता है NH3 होता है। जबकि अमोनियम का बात करेंगे तो वो क्या होता है NH4 होता है। अमोनियम का अगर बात करेंगे, तो अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4 होता है, जबकि अमोनिया का बात करेंगे तो NH3 होता है। दोनों का दोनों ही जो है आपका क्या है यौगिक है, ठीक है, दोनों का दोनों ही क्या है आपका यौगिक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, मिश्रण कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए मिश्रण जो होता है,
मिश्रण का मतलब क्या होता है, दो पदार्थ का किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, ठीक है। दो पदार्थ का किसी भी अनुपात में, दो या दो से अधिक पदार्थ का किसी भी अनुपात में मिलना, किसी भी अनुपात में मिलना। अब इस तरह से मिले ताकि कोई नया पदार्थ ना बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। अब ये जो मिश्रण होता है, ये मिश्रण भी बहुत तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब ये जो समांगी मिश्रण होता है, इसको भी हम लोग बांटे गए हैं असंतृप्त, असंतृप्त, इस तरह से जो भी है आगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मिश्रण का मतलब क्या हो गया, दो से अधिक पदार्थ का मिलना। दो या दो से अधिक पदार्थ का मिलना क्या होता है आपका आपका क्या होता है, मिश्रण होता है। तो मिश्रण दो तरह का हो गया, समांगी और एक विषमांगी। समांगी में क्या होता है कि समांगी जैसे कि मान लेते हैं हम दो मिश्रण का बात करते हैं, जैसे एक जल और बालू का कण, बालू, तो ये भी मिश्रण है, लेकिन यहाँ पर दोनों का अवयव जो है दिखेगा, नग्न आंखों से दोनों अवयव दिखेगा। और जिसको थोड़ा देर के लिए शांत छोड़ दोगे तो जल और बालू का कण दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी अवयव का कण जो है इसमें आसानी से अलग नहीं होता है, जबकि विषमांगी में तो ये वाला जो है ये कहलाएगा आपका विषमांगी। लेकिन अगर हम लोग चीनी और पानी का अगर बात करेंगे तो ये कहलाता है समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो पीतल, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो इस्पात तो हम लोग जानते हैं कि ये समांगी मिश्रण है, पीतल भी क्या है, समांगी मिश्रण है, और कांच भी क्या है आपका समांगी मिश्रण है। तो ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट ये समांगी मिश्रण यानी कोई मिश्रण ही नहीं है। ये ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है। क्या है, कार्बन तत्व का अपर रूप है, कार्बन तत्व का अपर रूप है। अपर रूप का मतलब क्या होता है, एक ही गुणधर्म रखने वाला, एक जैसा गुणधर्म रखने वाला दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व बोलिए। तो ग्रेफाइट भी कार्बन का गुणधर्म को दिखाता है, इसलिए ग्रेफाइट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन का ही एक अपर रूप बोलते हैं। यानी इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो यूनिट या इकाई किसका मात्रक है, ठीक है। यूनिट या इकाई किसका मात्रक है, तो ये जो यूनिट है ना, यूनिट जिसको आप यूनिट बोलते हो, यूनिट या क्या बोलते हो, इकाई। अच्छा, यही वो यूनिट है जिससे हम लोग घर का इलेक्ट्रिसिटी का मापते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मापते हैं। यानी ये जो होता है, सबसे पहले जान लीजिए, तो ये तो ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। और ये जो यूनिट होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग बोलते हैं एक यूनिट। अब एक यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए एक यूनिट का अगर हम लोग बात करेंगे तो एक यूनिट बराबर 1 kW और H, ठीक है। तो यहाँ पर 1 K का मतलब होता है किलो का मतलब होता है 1000 वाट, और आवर का मतलब 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 × 10⁵ वाट सेकेंड, और इसी को हम लोग बोलेंगे 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड, और इसी वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, जूल। इसी वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, जूल। यानी एक यूनिट या 1 kWh इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। अच्छा, शक्ति किसको बोलते हैं? शक्ति किसको बोलते हैं? कार्य करने की दर को, है ना, कार्य करने करने कार्य करने की दर को, है ना, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। यानी शक्ति का अगर बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। ठीक है, बल, बल क्या होता है? बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। अच्छा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है वाट। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक है, केल्विन। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम द्रव्यमान के गति, एम द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु का गतिज ऊर्जा ई के, ई गतिज ऊर्जा ई के मतलब क्या होगा यदि उसका वेग v से 2v कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर गतिज ऊर्जा ई के है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मास गुने वेग का स्क्वायर, ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अब अगर मान लेते हैं इसका वेग को 2 गुना कर देंगे, तो मान के चलिए वेग को 2 गुना कर देते हैं तो नया गतिज ऊर्जा मिलेगा, उसको ई डैश बोलते हैं। तो वेग को 2 गुना कर देंगे भाई, तो वेग को 2 गुना करेंगे यानी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वेग को 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेग को 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4v² हो जाएगा। तो 4v² हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 4v² हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? mv² और इंटू 4, यानी ये हो जाएगा आपका 4e के, यानी 4 गुने बढ़ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। ये जड़त्व आप देखिएगा तो 3 तरह का होता है जड़त्व। ठीक है, जड़त्व 3 तरह का हो जाएगा आपका। एक हो जाएगा, देखिए, एक हो जाएगा गति जड़त्व। गति जड़त्व यानी कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आके कार्य ना करे। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है विराम जड़त्व। अगर कोई विराम में है, रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि उस पर आके कोई एक्स्ट्रा बल ना लगाए। ठीक है, एक होता है दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व का मतलब अगर किसी डायरेक्शन में चल रहा है, किसी दिशा में चल रहा है, तो उसी दिशा में चलना पसंद करेगा जब तक बाहर से कोई उसका घुमाए ना। यानी जैसे अगर हम लोग गाड़ी है, एक गाड़ी का अगर बात करते हैं, एक गाड़ी का, तो ये एक दिशा में तब तक चलते रहेगा जब आप इसका हैंडल स्टीयरिंग को घुमाओगे नहीं। स्टीयरिंग को घुमाना इसका मतलब बल के साथ दिशा को चेंज करना। ठीक है, तो ये होता है। अब एक बात को समझिएगा, जैसे मेरे पास 2 बॉक्स हैं, मेरे पास 2 बॉक्स है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों ही रखा हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है, एक समझ लीजिए कि यूं समझ लीजिए कि एक जो है लोहा का बना हुआ है, लोहा का, और एक लकड़ी का, और दोनों सेम है लकड़ी का। ठीक है, दोनों रखा हुआ, एक लोहा का है एक लकड़ी का है। तो इसका जो विराम अवस्था है, इसको गति में लाने के लिए मान के चलिए हमको बल लगाना जो पड़ा वो 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। लेकिन इसको गति में लाने के लिए हमको जो है 3 न्यूटन का ही बल लगाना पड़ा। इसको 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा, इसको 3 न्यूटन का। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ नहीं करने का गुण जो है ज़्यादा है,
और इसमें कुछ नहीं करने का गुण जो है उसके तुलना में कम है, क्योंकि इसमें उस स्थिति को चेंज करने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ रहा है और इसमें क्या करना पड़ रहा है, हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जड़त्व ज़्यादा है और इसका जड़त्व कम है। बाद में जब हम लोग देखें तो ये पता चला कि लोहा तो ज़्यादा भारी होता है लकड़ी से, यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका आपका जड़त्व भी कम होगा। यानी द्रव्यमान द्रव्यमान ठीक है, ज़्यादा द्रव्यमान तो ज़्यादा जड़त्व, ज़्यादा द्रव्यमान तो ज़्यादा जड़त्व, कम द्रव्यमान तो कम जड़त्व। इसीलिए कहा जाता है कि एक बाइक है ना, बाइक के तुलना में साइकिल का जड़त्व जो होता है आपका क्या होता है, कम होता है। 5 रुपया का कॉइन का जड़त्व 2 रुपया का कॉइन का जड़त्व से ज़्यादा होगा। एक भरा हुआ ट्रक जो है, ट्रक का जो जड़त्व एक खाली ट्रक से ज़्यादा होगा, तो इस तरह से हम लोग ये पता लगा सकते हैं द्रव्यमान से कि जड़त्व किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, वही ये विराम वाला में। वहीं अगर मान लेते हम लोग गति का बात करेंगे, गति जड़त्व का बात करेंगे, तो जिसका गति ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा और जिसका गति कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। ठीक है, गति, द्रव्यमान और गति दोनों डिपेंड करता है जब वो चलता है तो। ठीक है, जब वो चलता है तब द्रव्यमान और गति दोनों डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, यदि यह बल वस्तु का वेग 6 मीटर से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो बल की प्रबलता क्या होगा। तो बल का मान भी बोल सकते हो कि बल का मान क्या होगा, ये भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बल का जो फॉर्मूला होता है, बल का जो फॉर्मूला होता है, वो बल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन माने त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय समय, यानी A इक्वल टू होता है V माइनस U बाय टी। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि V जो है कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड है, और U जो है आपका 6 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है वो 2 सेकेंड है, और M जो है यानी द्रव्यमान जो है ये कितना है, 5 kg है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले A निकालेंगे तो V माइनस यू बाई टी हो गया, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 और यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2/2, तो ये कितना हो जाएगा 1, और त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर अगर हम लोग बल निकालेंगे तो ये हो जाएगा मास गुना एक्सिलरेशन यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 5 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलेंगे 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन,
तो इसका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब पीएच मान, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पीएच मान, पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्या दर्शाता है। तो पीएच मान पहले क्या होता है यूं समझ लीजिए, पीएच मान, ठीक है, पीएच मान, पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल का मान होता है, पीएच स्केल का मान होता है जो किसी भी बिलियन में उपस्थित H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है, जो सांद्रता को दर्शाता है। तो ये जो पीएच स्केल जो होता है जनरली किसी भी बिलियन का प्रकृति को बताने के लिए, है ना, प्रकृति की बिलियन का प्रकृति क्या है, यानी नेचर क्या है, यानी वो एसिडिक है या न्यूट्रल है या आपका बेसिक है, यानी ये जो है बिलियन का प्रकृति क्या है, यानी अम्ल है या लवण है, यानी उदासीन है या आपका फिर क्षारीय है। ये चीज पता करने के लिए एक स्केल डेवलप किया गया, यानी किसी भी विलयन की प्रकृति अम्ल है या लवणीय है या क्षारीय है, इस चीज को इसे ज्ञात करने के लिए एक स्केल डेवलप किया गया है। इसी स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। और पीएच स्केल का जो जनक कहा जाता है लॉरेंस को कहा जाता है। ठीक है, लॉरेंस एक साइंटिस्ट, बहुत अच्छा केमिस्ट रहा है, जिन्होंने बहुत सारे केमिस्ट्री में फॉर्मूला दिए हैं, बहुत सारे लॉज दिए हैं। ठीक है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, किसको, पीएच स्केल को डेवलप किया था। ठीक है, अब यह जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है पीएच स्केल में, किसी भी का आयन का फॉर्मूला निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, यहाँ पर होता है H प्लस, और ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है 10 होता है। ठीक है, 10 होता है बेस। तो ये जो है यही है आपका क्या है, पीएच स्केल है। पीएच स्केल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो नंबरिंग किया हुआ है 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक। यहाँ से यहाँ अगर किसी का वैल्यू बताता है तो वो क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, अम्लीय हो जाता है। और ये उदासीन हो गया, किसी का वैल्यू, किसी भी बिलियन का वैल्यू में अगर पीएच स्केल का मान 7 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका उदासीन, और 7 और 14 के बीच आता है तो वो क्या हो जाता है, बिलियन का नेचर क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच स्केल का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग दिए हैं, केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है लॉग H प्लस, है ना, H प्लस आयन। ठीक है, और यहाँ पर बेस जो है कितना होता है 10। अब मान लेते हैं आपको यहाँ पर, जैसे अब इसका एग्जांपल समझिए, जैसे किसी बिलियन का जो है, किसी बिलियन का पीएच मान 10 टू द पावर -3 है, तो वो क्षारीय है या अम्लीय है या उदासीन है, ये निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं माइनस लॉग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस, और ये यहाँ पर 10 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यू सेट कर देना है, यानी 10 टू द पावर -3 को सेट कर देना, और यहाँ पर 10। तो पावर में जितना है, तो पावर में कितना है आपका, पावर में -3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। तो जब 3 आ जाएगा वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि 0 से अगर 7 तक आता है, 7 तक आता है तो वो अम्लीय होगा। तो इसका भी अगर हम लोग बात करेंगे इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है। अच्छा, एक और बात कि जब हम लोग इधर आएंगे,
इधर आएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए कि अम्ल जो है ना, अम्लीय नेचर का जो रहेगा वो क्या देता है हम लोग को H+ आयन देता है, ठीक है। और जो क्षार का रहेगा ना, यानी ये H+ आयन देगा और ये OH- आयन देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ता है और इधर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ता है। तो आप अगर 7 से 14 की ओर बढ़ोगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, तो क्षारीयता बढ़ेगा यानी OH- आयन जो है क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर अगर देखेंगे तो सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। OH का आयन की सांद्रता क्या होगा, वृद्धि करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगा, ठीक है। तो परमाणुकता पहले समझ लीजिए कि परमाणुकता क्या होता है। परमाणुकता का अगर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो परमाणुकता जो होता है आपका, मतलब इसका हम लोग बोल सकते हैं किसी किसी भी परमाणु के, किसी भी परमाणु के एक अणु में, एक अणु में उपस्थित उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाता है आपका, परमाणुकता कहलाता है, ठीक है। जैसे आप हीलियम को देखे होंगे, ये सिंगल रूप में मिलता है। हीलियम, हीलियम को कभी भी आप ऐसे नहीं पाओगे, या तो आप ऐसे भी नहीं पाओगे, वो सिंगल रूप में होता है। तो हीलियम सिंगल रूप में होता है, जिसके कारण हीलियम का जो परमाणुकता है ये कितना हो जाएगा, परमाणुइक कितना हो जाएगा, परमाणुइक कितना हो जाएगा, एकल परमाणु हो जाएगा, एकल, ठीक है। वही चीज अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो O2 के फॉर्म में रहता है, तो O2 में मतलब कितना है, द्वि, ठीक है, द्वि हो गया। वही अगर हम लोग बात करेंगे ओजन का, ठीक है, ओजन, ओजन का O3 होता है, ओजन का क्या होता है, O3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे P4, ये जो P होता है यानी फास्फोरस, ये आपका 4 होता है ना, इसका क्या होता है, चतुर्थ होता है, ठीक है, चतुर्थ होता है, तो ये 4 हो गया। और S8 एक होता है सल्फर, इसका एक परमाणु, एक अणु में 8 सल्फर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुपरमाणु बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, चतुर्थ परमाणुइक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का सवाल है, ये आज का क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन आपको बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक स्थिर बल 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, यदि यह बल वस्तु का वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो बल का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। आई होप आपको, और नेक्स्ट क्लास इसका सॉल्यूशन के साथ, ये एक्सप्लेनेशन के साथ इसका सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट क्लास। तो आई होप आपको ये साइंस का सीरीज अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद।